पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सुनाम विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा सदस्य मलविंदर सिंह कंग के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी को साथ लेकर चलना ही बेहतर नीति है। उन्होंने सुनाम के बायसोवर इलाके में अमृत स्कीम के तहत चल रहे 2.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने इस दिशा में पर्याप्त काम नहीं किया। कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि उन्होंने खुद इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए पहल की है और इसके ठोस सबूत भी पेश करेंगे। संगरूर के भवानीगढ़ इलाके में पथराव के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 25 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया। साथ ही 180 से ज्यादा संदिग्ध लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। दरअसल भवानीगढ़ संगरूर नेशनल हाईवे पर ट्रक ऑपरेटरों ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया था। एसएसपी सरताज सिंह चहल ने बताया कि घटना के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने इस मामले में कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। बठिंडा पुलिस ने अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के पास से 4 पिस्टल और कई कारतूस बरामद किए गए। आरोपियों की पहचान संदीप सिंह और जसविंदर सिंह के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश से लाकर पंजाब में सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। लुधियाना में एक होसरी कारोबारी की कार को आग के हवाले करने का मामला सामने आया है। देर रात सुरजीत एनक्लेव इलाके में घर के बाहर खड़ी क्रेटा कार पर एक्टिवा सवार 2 बदमाशों ने ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया और आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जेरी संधू ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को हराकर लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। लुधियाना में उन्होंने बताया कि वर्ष 2007, 2018 और 2019 में उन्हें 3 बार कैंसर का पता चला, जिसके बाद लंबे समय तक उनका इलाज चला। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, न्यूट्रिशन और प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाकर स्वस्थ होने की दिशा में कदम बढ़ाया है। जेरी संधू ने बताया कि उन्होंने खानपान में बड़े बदलाव किए और खुद को अनुशासित जीवन शैली से जोड़ा। आज वे पूरी तरीके से स्वस्थ होकर दूसरों को भी सकारात्मक जीवन और बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रेरित कर रही है। हरियाणा विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आज आयोजित होगा, जिसकी शुरुआत सुबह 11 बजे दिवंगों के शोक प्रस्ताव से होगी। सत्र में हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 सदन में पेश किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा लोकसभा में महिला आरक्षण बिल का समर्थन न करने के मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। ऐसे में सत्र के दौरान हंगामे के आसार बने हुए हैं। इसके अलावा कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में आयोजित श्रमिक जागरूकता सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि इस समारोह में श्रमिक भाइयों का सम्मान करने का मौका मिला है, जो मेरे लिए गर्व की बात है। सीएम ने यह भी कहा कि श्रमिकों के लिए चलाई जा रही 29 योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में 40 करोड़ की राशि पहुंचाई गई। सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 19,425 रुपए किया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के मौजूदा हालात को लेकर जानकारी दी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ जो कांग्रेस सरकार में हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल पिछले साल के मुकाबले 4,000 करोड़ रुपए कम का बजट पेश किया गया और हिमाचल प्रदेश की कई योजनाएं बंद होने की कगार पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 अप्रैल को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी शिव मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण समारोह शाम 5 बजे से श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में 700 से ज्यादा अतिथियों के शामिल होने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने दोनों विभागों की पहल के तहत फार्मा निवेशकों को आश्वासन पत्र वितरित किए। इस पहल का मकसद राज्य में औषधि उद्योग को बढ़ावा देना और निवेश को आकर्षित करना है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से निवेश के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार कर रहा है। कार्यक्रम में कई उद्योग प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के नोएडा में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है, जहां से सभी सरकारी, प्राइवेट और मान्यता प्राप्त स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। नए आदेश के अनुसार अब स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे। इसके साथ ही प्रशासन का कहना है कि ये कदम छात्रों को तेज गर्मी से बचाने के लिए उठाया गया है। देहरादून में 28 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। सत्र को लेकर सरकार ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। जानकारी के मुताबिक इस विशेष सत्र में सरकार निंदा प्रस्ताव ला सकती है। इसके साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। हरिद्वार प्रशासन और पुलिस चारधाम यात्रा को लेकर सतर्क है। एसएसपी के दिशा निर्देश पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कड़े इंतजाम है। साथ ही चंडी देवी मंदिर परिसर में बीडीएस और डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग ऑपरेशन चलाया गया, जब हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। सभी एंटी पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग और 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। उत्तराखंड के श्रम आयुक्त प्रकाश चंद्र दुमका ने हरिद्वार में श्रमिक यूनियनों और औद्योगिक संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें श्रमिकों की समस्याओं और श्रम कानूनों के पालन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान श्रमिक यूनियनों ने न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते में कमी और कार्यस्थलों पर दुर्घटनाओं की घटनाओं पर चिंता जताई है। साथ ही सिडको क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की मांग उठाई। श्रम आयुक्त ने सभी मुद्दों के समाधान का आश्वासन देते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों को 1 महीने के अंदर निपटारा के दिशा निर्देश दिए और अप्रैल 2026 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान की बात कही। हरिद्वार में विकास कार्यों को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने समीक्षा बैठक की, जिसमें विकास कार्यों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान डिजिटल क्रॉप सर्वे की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित विभागों को 1 सप्ताह के भीतर सर्वे पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए खसरा खतौनी के डिजिटल रिकॉर्ड और भूमि अंश निर्धारण कार्य में तेजी लाने को कहा गया। वहीं मानसून को देखते हुए जल भराव वाले क्षेत्रों की तैयारी और नालों की सफाई सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए। हरिद्वार पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया है। एसएसपी के दिशा निर्देश पर चल रही ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में पहले जेल जा चुके लोगों पर निगरानी तेज कर दी है। साल 2016 से 2025 तक के 85 चिन्हित आरोपियों में से 25 को थाने बुलाकर उनकी परेड कराई गई और सख्त चेतावनी भी दी गई है। पुलिस ने सभी को 15 दिन में थाने में हाजिरी लगाने के दिशा निर्देश दिए और उनके रिकॉर्ड के लिए विशेष रजिस्टर भी तैयार किया गया। दिल्ली में 28 अप्रैल को विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। ये सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इसकी जानकारी स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दी है। वहीं उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई। इस सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 6 दिन की हिमाचल प्रदेश के दौरे पर शिमला पहुंचेंगी। उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद रहेंगे। दौरे को लेकर शिमला में कड़ी सुरक्षा की गई है और करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात है। ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई जगहों से वाहन हटाए गए हैं और रूट प्लान तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैरकपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार के तहत रोड शो करेंगे। उनका पहला रोड शो सुबह 10:30 बजे से बेहाला पश्चिम और दूसरा दोपहर करीब 12 बजे से चंदन नगर में प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के कार्यक्रमों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर निगरानी बढ़ा दी गई है।
देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। राजधानी दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहार समेत कई जगहों पर तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। रविवार को यूपी के बांदा में पारा 46.6 डिग्री सेल्सियस और प्रयागराज में 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लखनऊ में तापमान 44 डिग्री रहा। दिल्ली में भी अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने आज के लिए लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं पंजाब और हरियाणा में भी गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर रखा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एजुकेटर्स और प्रिंसिपल के सहयोग से अवेयरनेस और लीडरशिप सेशन का आयोजन किया गया। इस सत्र में सरकारी स्कॉलरशिप योजनाओं पर चर्चा की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इनका लाभ लेकर आगे बढ़ सके। कार्यक्रम में शिक्षा के भविष्य को लेकर भी विचार विमर्श किया गया, जिसमें आधुनिक तकनीकों और नई शिक्षण पद्धतियों पर जोर दिया गया। मंडी में एचआरटीसी बस में किराए को लेकर परिचालक और पूर्व सैनिक के बीच विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक बस मंडी से पैड़ी नैर चौक रूट पर जा रही थी कि तभी किराया मांगने पर बहस शुरू हो गई। परिचालक यूनियन का आरोप है कि सैनिक की ओर से विशेष पहचान का हवाला देकर किराया देने से इनकार किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यूनियन ने थाने में शिकायत दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय हालात पर विस्तार से चर्चा की। ये बैठक डोभाल की यूएई यात्रा के दौरान आयोजित हुई। इस बैठक में भारत यूएई की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार हुआ। इसके अलावा आपसी हितों और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी दोनों पक्षों के बीच अहम बातचीत हुई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची 2 दिनों के भीतर दूसरी बार पाकिस्तान पहुंचे। इससे पहले पाकिस्तान पहुंचे अराक्ची ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए अपना 10 सूत्रीय प्रस्ताव पाकिस्तान को सौंपा था। ईरान ने साफ किया कि वो अमेरिका से सीधे बातचीत नहीं करेगा और अपनी बात पाकिस्तान के जरिए ही पहुंचाएगा। पाकिस्तान के प्रस्ताव सौंपने के बाद अराक्ची ओमान के लिए रवाना हो गए थे। उन्होंने ओमान के सुल्तान तारिक बिन हैथम से मुलाकात की है और इस दौरान जंग और शांति बहाली की कोशिशों पर भी चर्चा की गई। ईरान ने पाकिस्तान में हुई वार्ता के बाद पाकिस्तान का आभार जताया है। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत ने सरकार, सेना और जनता का धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर की सराहना की। इजरायल डिफेंस फोर्स ने लेबनान के कई स्थानों पर हमला कर दिया। हमले के बाद आईडीएफ ने 7 गांवों के लोगों को तुरंत इलाका खाली करने की चेतावनी जारी कर दी है। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमले की जानकारी साझा की। साथ ही कहा कि इस कार्रवाई में हिजबुल्लाह के ठिकानों और लॉन्चरों को निशाना बनाया गया है। इस कार्रवाई के बाद दक्षिणी लेबनान में तनाव और बढ़ गया है। होर्मुज़ में अमेरिका की नाकेबंदी जारी है। नौसैनिक नाकेबंदी के बीच अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर में एक और कमर्शियल जहाज को इंटरसेप्ट किया है, जिसके बाद जहाज ने अपना रास्ता बदल लिया और उसे वापस ईरानी सीमा की ओर ले जाया गया। खबरों के मुताबिक यह ऑपरेशन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस पिंकनी ने किया है। अमेरिका ने इन जहाजों पर आरोप लगाया कि ये तेल गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे ऊर्जा उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में शामिल है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अमेरिका की धमकियों के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेहरान दबाव और धमकियों के बीच अमेरिका के साथ जबरन बातचीत नहीं करेगा। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बातचीत में पेजेशकियान ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है। उनके भरोसे ने बातचीत की राह को मुश्किल बना दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए जहाजों पर लगी नाकेबंदी हटाना भी जरूरी है। जापान के होकाइडो में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.1 आंकी गई। वहीं इस बीच एजेंसी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है।